तो आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो लाइट है। क्लास 10th का लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन में जाने से पहले लाइट के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे, लाइट क्या होता है, इन सब चीजों को जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक अलग टाइप ऑफ एनर्जी होता है। उसके अलावा आपको मालूम है हीट एनर्जी है। उसी तरह से लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब लाइट बेसिकली एनर्जी ही है। ठीक है। उसके अलावा उसमें और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन लाइट को हम लोग जो अभी तक समझते आ रहे हैं जितने टर्म्स, उसमें हम लोग ये मान सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और ये क्या करता है? लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। इट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। आसपास की चीजों को हम लोग लाइट की मदद से देख पाते हैं। सपोज कि नाइट में बल्ब हम लोग स्विच ऑफ कर दें तो लाइट नहीं रहता है, देन इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब एक तो चीज पक्का है कि लाइट होना जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि लाइट होने से हम कोई चीज को देख पाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आईज का भी होना जरूरी है। जिसके पास आईज नहीं है, लाइट कितना भी हो, ऑब्जेक्ट कितना सारा भी रखा हो, वो देख नहीं पाएगा। तो वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आईज। तो दो चीजें हो गई, ये दोनों ही चीजें चाहिए टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो आईज होना चाहिए और दूसरा लाइट होना चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक। अब ये किस तरह से हम लोग देख पाते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, हाउ, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म। So what we can say finally is light enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected. This is the mechanism. लाइट जो है वो क्या होता है कि अगर मान लो कि दो तरह की चीजें होती हैं दुनिया में। जैसे ये मैं सन बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे अपना खुद लाइट निकलता है। क्या हम सन को देख पाते हैं? यस। क्यों? वहां से लाइट आए, चला और हमारी आंखों तक पहुंचा। हाँ, अब दोपहर के समय में आप देखने की कोशिश करिएगा, इतना तेज लाइट होगा कि आपका आंख बंद हो जाएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मान लीजिए सुबह में देखे, शाम में देखे, यू आर एबल टू लुक एट सन और वो आपको दिखता है, यू आर एबल टू सी द सन, राइट? व्हाई? बिकॉज लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन। यू आर एबल टू सी द स्टार्स ऑल्सो बिकॉज लाइट इज कमिंग फ्रॉम द स्टार्स। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे लाइट नहीं निकलती, फिर भी उसको हम देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ मून। मून वी कैन सी, बट मून जो है उसका अपना लाइट तो होता नहीं है, तो वो कैसे दिखता है हम लोगों को? मून हमको दिखता है बिकॉज सन से जो मून पे लाइट फॉल करता है, वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हम लोग मून को देख पाते हैं। और जब सन से डायरेक्टली पहुंचा तो हम लोग सन को देख पाते हैं। ठीक है। यानी कि लाइट जो है हमको किन किन ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है? या तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से आ रहा हो, या फिर वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख पाते हैं। यानी कि आसपास में जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, वो या तो लाइट एमिट कर रही हैं या वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और वहां से आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक। तो ये सब हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लाइट ओनली। अब इसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो हमने कहा कि कुछ चीजें लाइट एमिट करती हैं। कौन सी? सन, स्टार्स, आपके घर का इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर। ये सब चीजें हैं कि अंधेरे में भी दिखती हैं या फिर अंधेरे को खत्म भी कर सकती है ना। बल्ब जला दिया, अंधेरा खत्म। क्यों? वो लाइट एमिट करती है, उसको किसी और लाइट पे डिपेंड नहीं रहना है कि अच्छा लाइट मिलेगा तो रिफ्लेक्ट करेंगे। आपके घर का फैन है, वो वेट करता है कि हमको लाइट मिलेगा, हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, फिर हम उसको देख पाएंगे। लेकिन बल्ब ये वेट नहीं करता है। बल्ब अगर स्विच ऑन हो तो वो खुद ही लाइट एमिट कर देता है, उसके अंदर से लाइट निकलता है। ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग उसको देख पाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक बल्ब दिख रहा है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये अपना लाइट खुद एमिट कर सकता है। वहीं पे कुछ ऐसी बॉडीज हैं
जो लाइट को केवल रिफ्लेक्ट करते हैं या दूसरे शब्दों में कहें स्कैटर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। अगर साइज बहुत छोटा हो तो हम लोग वर्ड स्कैटरिंग यूज करते हैं, और जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तो हम लोग रिफ्लेक्ट यूज करते हैं। जैसे हम लोग ये कहेंगे कि आपका जो घर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका मान लीजिए कॉपी है, पेन है, ये आप देख पा रहे हैं बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग लाइट। अब वो कहीं से भी फॉल कर रहा हो, सन से फॉल कर रहा हो या वो बल्ब से फॉल कर रहा हो, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। लेकिन जब हम लोग एयर की बात करते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, कोलोइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं, स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, बिखर रहा है लाइट। जैसे आप देखिए, आप घर आपका डायरेक्टली आपका सनलाइट घर में नहीं भी पहुंच रहा हो, फिर भी दिन में वो काफी हद तक उजला उजला रहता है, काफी हद तक वो लाइटेंड रहता है। क्यों रहता है? डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं दिखता है, सन तो कहीं से भी सीधा लाइन में नहीं दिख रहा होता है उस समय। तो होता ये है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो लंबे डिस्टेंस पे जब लाइट ट्रेवल करता है तो वो उसको थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, और जब हल्का हल्का रिफ्लेक्शन होता है तो वो बिखरता है पूरे एरिया में, और इसी बिखराव को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। तो वहां पे रिफ्लेक्शन ही हो रहा होता है एक्चुअली में, लेकिन वहां पे टर्म क्या यूज करते हैं? स्कैटरिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, क्यों? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या वो लाइट को स्कैटर करता है ना। इतनी चीजें हम लोग हमारी क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज का जो हमको कलर दिखता है, वो कलर इसलिए दिखता है क्योंकि वो उस कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये जो फ्लावर है वो फ्लावर येलो दिख रहा है, क्योंकि ये आउट ऑफ द विजिबल लाइट, हम लोग आगे देखेंगे कि विजिबल लाइट 7 कलर से बना हुआ है, और आउट ऑफ द विजिबल लाइट ये केवल येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए वो येलो दिख रहा है, हमारी आंखों तक येलो पहुंच रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी चीज का कलर हम लोग को एक पर्टिकुलर कलर इसलिए दिखता है बिकॉज रिफ्लेक्शन वो उस कलर का करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्लावर की बात की, फ्लावर ये हम लोग को येलो दिख रहा है बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग ओनली येलो कलर आउट ऑफ द एंटायर स्पेक्ट्रम जो कि व्हाइट लाइट में होता है। आउट ऑफ दैट बाकी सारे कलर्स ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ओनली सीन एज येलो। वहीं पे इन लीव्स की बात करें तो दीज आर रिफ्लेक्टिंग green colors and that's why they seem to be green, otherwise और बाकी जो ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स हैं दे आर सिंपली एब्जॉर्ब्ड विद इन द लीव्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सपोज यहाँ पे आपको ये क्लियर क्लियर दिख रहा है वो सब कुछ जो हमने बात की यहाँ पे, जैसे ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सनलाइट जब इस फ्लावर्स पे फॉल करता है तो फ्लावर जो है वो सारे डायरेक्शंस में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कोई चीज का इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो ही हम उसको सारे डायरेक्शन से देख सकते हैं। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो वो भी देख पाएगा, कोई आदमी यहाँ है वो भी देख पाएगा, क्यों? ये लाइट को सारे डायरेक्शन में भेज रहा है। वहीं पे अगर कोई मिरर होता, बहुत बढ़िया मिरर, बहुत 100% एक्यूरेट मिरर जो केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन कराए, तो क्या होता? लाइट अगर इस डायरेक्शन से केवल आ रहा है तो वो केवल इस डायरेक्शन में जाता है और बाकी डायरेक्शन के लोग उसको नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कई बार लैपटॉप स्क्रीन जो है वो किसी एंगल से दिखता है, दूसरे एंगल से नहीं दिखता है। वो अच्छे से क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लाइट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन से आप देखिएगा तो वो, क्योंकि लाइट उस डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा है, तो वो आपको नहीं दिखेगा।
उसी तरह से अगर रात में आप ये एक्सपेरिमेंट करें कि मिरर ले लें, है ना, परफेक्ट मिरर होना चाहिए, उसमें कोई भी प्लास्टिक नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक होगा तो फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो वो चारों तरफ से दिखेगा, हर डायरेक्शन से दिखेगा। लेकिन अगर एक परफेक्ट मिरर हो और हम लोग लाइट को एक एक टॉर्च से फॉल कराते हैं, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट फॉल करता है, तो जो एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे जाना चाहिए रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद, केवल उसी डायरेक्शन वाले आदमी को वो दिखेगा, बाकी डायरेक्शन में कोई खड़ा है तो वो नहीं देख पाएगा, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्यों? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनटू आवर आईज। ये इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस वी नो ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम क्लास 8 और 7 बुक, तो आपने देखा भी होगा पहले। 10th में इस तरह की बेसिक चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आई थॉट की सारी चीजों को एक साथ रख दिया जाए ताकि आप वहां से रिकैप कर लें। तो देखिए, एक कैंडल है और इसको हम लोग एक स्ट्रेट पाइप से देखने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमको दिखेगा, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसी पाइप को हम जब बेंड कर देते हैं तो लाइट अपने आप को बेंड नहीं कर पाता है, एंड हेंस हम लोगों को वो, हाँ, लाइट नहीं दिखेगा, कैंडल नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो है हाफ ट्रू है, दिस इज ट्रू ओनली अप टू क्लास 10th, ठीक है। 11th के बाद यानी 12th में जब आप फिर से इस लाइट चैप्टर को पढ़िएगा, यू विल कम टू नो कि लाइट का भी वेवलेंथ होता है, और वो भी हल्का बेंड जरूर कर सकता है। जो वो हल्का बेंड कर सकता है, उस बेंडिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो बाकी बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट शो करता है, फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक क्लास 10th तक वो बच्चा है लाइट, वो नहीं बेंड करना सीखा है, लेकिन फिर जब क्लास 12th में आएगा तो वो बेंड करना सीख जाएगा, है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फॉर नाउ आप ये कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ लाइट, ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूटन, जिन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट माना था, क्योंकि वो पार्टिकल के ही आदमी थे, उनको सब कुछ पार्टिकल दिखता था, मोमेंटम दिखता था, एनर्जी दिखता था। तो उन्होंने पार्टिकल कॉर्पस्क्यूल मॉडल ऑफ लाइट दिया, और वहां से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बहुत दिन तक चला। फिर एक हाइगन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट दिया। ये लगभग सेम ही टाइम की बात है, लेकिन क्योंकि न्यूटन का बहुत बड़ा नाम था, तो वहां पे साइंटिस्ट लोगों ने न्यूटन को प्रेफर किया, वेव नेचर ऑफ लाइट को बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दिया गया। बाद में कुछ साइंटिस्ट्स ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नाम के फिनोमेनन डिस्कवर किए, जो कि वेव ही शो करता है, वो पार्टिकल शो ही नहीं कर सकता है। तो फिर हाइगन की याद आई लोगों को, और उन्होंने कहा कि अच्छा, शायद लाइट वेव है, पर लाइट कहाँ मानने वाला था। उसने कुछ और नई प्रॉपर्टीज शो कर दी, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो फिर पार्टिकल नेचर वापस आया। मतलब अब साइंटिस्ट मान रहे थे कि लाइट क्या है, दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज वो शो करता है जो केवल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है जो केवल पार्टिकल थ्योरी से शो की जा सकती हैं। और इसीलिए हम लोग फाइनली अभी ये कंक्लूजन रखते हैं कि लाइट इज शोइंग ड्यूअल बिहेवियर। तो एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट है और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस सब की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी ट्रैवल कर सकता है, कुछ हो या नहीं हो वो ट्रैवल कर सकता है, मतलब वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। दैट इज वाई लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी बात यह है कि इस वेव का जो वेव होगा तो उसका वेवलेंथ भी होगा। वेवलेंथ है 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, और इसका स्पीड बहुत हाई है, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये है वेव थ्योरी के बारे में बेसिक आइडिया। और पार्टिकल थ्योरी जो है वो कहता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम है फोटोन, मतलब वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और वो ही छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो हैं वही पार्टिकल ऑफ लाइट कहे जा सकते हैं। फॉर नाउ आप इतना लगभग लगभग समझ सकते हैं।
हालांकि ये फोटोन जो है शुरू में जो न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूल मॉडल दिया था उससे अलग है, ठीक है। उस कॉर्पस्क्यूल मॉडल के अपने लिमिटेशंस थे, उसमें अपनी गलतियां थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने फोटोन मॉडल के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो अब हम लोग कुछ इफेक्ट्स के नाम जानेंगे, कुछ ऐसे फिनोमिनन के नाम जानेंगे जो केवल वेव नेचर शो कर सकता है, यानी वेव नेचर के हिसाब से ही हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफ्रैक्शन। क्या होता है डिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। वो छोटा ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा ना तो लाइट बेंड कर जाता है, लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा था वो ऐसे बेंड करके और यहाँ पे लाइट पहुंच जाता है, जबकि यहाँ पे लाइट नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग को इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन यस देयर इज अ फिनोमिनन लाइक दिस डिफ्रैक्शन। ऐसे स्ट्रेट लाइन में उसको चलना चाहिए था ना, वो नहीं चलता है, कहीं कहीं टाइनी ऑब्जेक्ट के सामने वो बेंड कर जाता है, इसी फिनोमिनन को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद एक फिनोमिनन होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, मतलब एक ही जगह पे दो वेव का एक साथ प्रेजेंट होना। और पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या दो आदमी, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन एक साथ हो सकते हैं एक जगह पे? नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होता भी है पर उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, 10th तक के लेवल पे इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन भी एक फिनोमिनन होता है जिसके बारे में अभी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, केवल नाम जानेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज ऑल्सो फिनोमिनन जो कि रिलेटेड है वेव नेचर ऑफ लाइट से। वो कभी भी हम लोग किसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, जैसे कास्टिंग ऑफ शैडो, शैडो बनता है, उसको वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने बात किया, कॉम्पटन इफेक्ट का बात किया, जिसने पार्टिकल नेचर को दोबारा रीस्टैब्लिश किया, तो ये जो है वो केवल लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकता है, ठीक है। और दोनों से जो एक्सप्लेन हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वो फिनोमिनन है जो रिफ्लेक्शन से भी सॉरी पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन हो सकता है और वेव नेचर से भी एक्सप्लेन हो सकता है। सो व्हाट शुड बी आवर फाइनल कंक्लूजन? देयर आर मेनी फिनोमिनन जो केवल रिफ्लेक्शन, केवल वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। देयर आर मेनी फिनोमिनन जो केवल पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। इसका मतलब है कि दोनों ही नेचर है। सो वी नाउ accept that light shows dual behavior. It shows both the properties of waves and particles depending on its situation. Situation के हिसाब से ये दोनों तरह के बिहेवियर शो कर सकता है। एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट जो है, जिसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, वो दोनों प्रॉपर्टी को इनकॉर्पोरेट करता है। इतना समझ में आ गया सब लोगों को? ओके, तो शुरू कर रहे हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो देखते हैं। ऑलरेडी थोड़ा आइडिया हम लोग के पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता ही है। व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट फॉल करता है तो क्या होता है, लाइट फॉल किया और उसके बाद वहां से वो बाउंस बैक होता है ना। दिस बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कैसे? आफ्टर it strikes a surface, the light bounces back from there, and that bounce back of light is called reflection of light. Is it clear? ये इतना क्लियर है सबको? तो इसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, sending back of the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light. Sending back कहें, bouncing back कहें, एक ही बात, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ओके, now let's move to the next point. Next point is the object having polished shining surfaces reflect more light than objects having unpolished और dull surfaces. ये हम लोग जानते हैं। कोई भी चीज अगर पॉलिश्ड हो तो वहां से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और पॉलिश्ड अगर वो नहीं है तो वहां से रिफ्लेक्शन कम होता है, ठीक है। जैसे आप ग्लास, नॉर्मली आप ग्लास देखेंगे ना, जो हम लोग निकालते हैं, है ना, विच वी नेचुरली गेट, दैट इज नॉट वेरी शाइनी। आपको मालूम होगा कि जो डायमंड होता है, डायमंड जो कि हम लोग निकालते हैं, वो भी अर्थ से जो डिग करके निकाला जाता है वो भी उतना शाइनी नहीं होता है। उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे कट किया जाता है, तब वो उतना शाइनी होता है। तो वो शाइनी जो सरफेस है वो क्यों आता है? बिकॉज लाइट इज एबल टू रिफ्लेक्ट मोर लाइट
व्हेन इट इज द सरफेस इज पॉलिश्ड। जब सरफेस पॉलिश्ड होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, और अगर डल सरफेस होगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो हम लोग सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, वी नो परहैप्स, है ना। इस सिल्वर जो है नहीं भी जानते तो इसको याद कर लेंगे कि 99.3% लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सकता है ना। इतना लाइट, जो भी लाइट फॉल किया उसमें से एब्जॉर्प्शन बहुत कम करेगा, 99.3% लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा। और ये रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक मिरर है यहाँ पे, लाइट अगर मिरर पे फॉल करता है देन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। उसके अलावा आप ये रियल एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लाइट जो है ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक, और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इंसिडेंट लाइट हो गया आई, एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट आर। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मिरर्स की बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। कई बार मिरर का डिस्कशन आएगा, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू वी मीन बाय मिरर, मिरर होता क्या है। तो मिरर कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। कोई एक ग्लास लेते हैं और उस ग्लास पे एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड हम लोग उस पर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और यही सिल्वर ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिफ्लेक्शन। बट ऑर्डिनरी जो आप प्लेन ग्लास देखते हैं, वो प्लेन ग्लासेस जो होता है वो सिल्वर नहीं रखता है, एल्यूमिनियम भी रखता है। अब जैसे आप सिल्वर फाइलिंग के बारे में सुने होंगे, सिल्वर फाइलिंग होना चाहिए मिठाई में, लेकिन कई बार वो एल्यूमिनियम फाइलिंग ही होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कितना कॉस्ट कटिंग जो बनाने वाला है वो करना चाहता है, और इसीलिए अकॉर्डिंगली, एक मिनट इरेज कर दे, गलती से वहां पे एनोटेशन हो गया। तो हाँ, तो सिल्वर की जगह अगर एल्यूमिनियम भी रख दिया जाए तो एल्यूमिनियम भी ठीक ठाक रिफ्लेक्शन कर देता है, और क्योंकि एल्यूमिनियम ठीक ठाक रिफ्लेक्शन कर देगा तो उससे ऑब्वियसली वो उससे भी मिरर बनाया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम वाला ही काम करके काम चलाया जाता है। तो सिल्वर लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, सिल्वर लेयर है बहुत महंगा लेयर भी है ना, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ऐसा नहीं हो कि वो सिल्वर लेयर जो है वो हाथ लगाए पूरा हट गया और उसके बाद वो पूरा ग्लास दिख रहा है, आर पार दिख रहा है ना, देख पा रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड, देखना चाहते थे अपना फेस और देख पा रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड। तो उसके ऊपर आपने अगर कभी भी गलती से खोल के देखा होगा, एक रेड कलर का पेंट लगा हुआ रहता है ना, मतलब जो प्लास्टिक कवर होता है उसको आप स्क्रू को खोल के देखिए, अंदर में आपको वो प्लेन एकदम ग्लास दिखेगा, ग्लास के पीछे रेड टाइप का आपको पेंट दिखेगा, उस रेड पेंट के अंदर में सिल्वरी कलर का कोटिंग रहता है। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर और एनी अदर मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सरफेस। ठीक है, वो ग्लास की वजह से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ग्लास जो है वो केवल कितना काम कर रहा है, glass is not responsible for the reflection, mirror is responsible, ये दिस सिल्वरी पेंट कोटिंग इज रिस्पॉन्सिबल, और वो मिरर जो है वो इसी पे काम करता है कि सिल्वर कोटिंग वहां पे है। सिल्वर की जगह मैंने बताया ना एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इस पे समझेंगे कि मान लो ये लाइट फॉल किया तो ये बहुत पतला रहता है, ये एकदम पतला रहता है, तो लाइट ऐसे फॉल किया और उसके बाद यहाँ पे ये जो सिल्वर कोटिंग है वहां पे जाकर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा, एट द सिल्वर सरफेस, जो सिल्वर सरफेस है वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे प्लेन मिरर दिखा हुआ है, ये फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन मिरर है, और ये बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर है जिसमें सिल्वर कोटिंग है एंड कवर्ड विथ रेड पेंट भी है। और उसको हम लोग जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, लाइन खींच लेंगे, और लाइन के बाद उसके बाद हम लोग इस तरह का डॉटेड लाइंस बताते हैं टू शो कि यहाँ पे पेंटेड है, बैक साइड पेंटेड है। अच्छा, फ्रंट साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, पॉलिशिंग आगे भी करते हैं। ठीक है, ताकि मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सके, तो पॉलिश जरूर किया जाता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए शुरू करें। सो इन डायग्राम हम लोग प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन डायग्राम वी रिप्रेजेंट अ प्लेन मिरर यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस ऑन द साइड, जैसा कि हम लोगों ने ड्रॉ किया इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर को
रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में देखेंगे सारे मिरर्स में भी ऐसा ही ऑब्लिक लाइंस बनाते हैं, जस्ट टू शो कि वहां पे वो उस सरफेस में उस साइड में पेंट किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ रे ऑफ लाइट की बात करते हैं। रे ऑफ लाइट क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, लाइट, रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं? जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग लाइट ट्रेवल करता है उसी को हम लोग कहेंगे कि दिस इज रे ऑफ लाइट। ठीक है, मान लो ये सोर्स है, सोर्स से लाइट निकला तो उसका पाथ दिखाते हैं ना कि ये पाथ इज स्ट्रेट लाइन, तो वो पाथ बेसिकली रे ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, क्या है? और उसके बाद हम लोग देखते हैं द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, जो मिरर सरफेस पे लाइट फॉल करता है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। एज सच कोई भी सरफेस पे जो लाइट फॉल करेगा दैट लाइट विल बी टर्म्ड एज इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे वो फॉल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइट है इस मिरर पे फॉल कर रहा है और इस लाइट को हमने क्या नाम दिया है? इंसिडेंट रे। और उसके वो पॉइंट पे क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे फॉल कर रहा है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं बेसिक चीजें। लाइट जो फॉल हुआ वो इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे फॉल हुआ वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब वो फॉल हो गया, जिस पॉइंट पे फॉल हुआ वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो लाइट वो रिफ्लेक्ट हो जाता है उस लाइट को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अच्छा, ये वही लाइट है जो इंसिडेंट हुआ था, वो क्योंकि अब रिफ्लेक्ट हो चुका है, दैट इज व्हाई नाउ दिस इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसके बाद एक और टर्म आता है नॉर्मल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जैसे मिरर है, तो मिरर के जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होता है वहां पे एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, so normal is simply a perpendicular on the mirror surface at the point of incidence. So normal is a line at right angle to the mirror surface at the point of incidence. तो ये perpendicular ड्रॉ करते हैं किस पे? मिरर पे। कहां पे ड्रॉ करते हैं? at the point of incidence, and that perpendicular is termed as normal. ठीक है, point of reflection is same as point of incidence. Yes, point of reflection और point of incidence जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? देखना ध्यान से, ये है हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसी तरह से जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की चर्चा होगी, जिसमें हम लोग कहेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये बेसिक बेसिक आइडियाज हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो लाइट फॉल करता है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, जिस पॉइंट पे वो फॉल करेगा उसको एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल टू द मिरर या परपेंडिकुलर टू द मिरर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो वो लाइन जो होगा वो नॉर्मल कहलाएगा, और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और एक चीज और होता है इसमें कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो दो लॉज हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। इंसिडेंट रे क्या है? जो रे इंसिडेंट होता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं,
और उस पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड देन दैट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. तो ऑल ऑफ दीज थ्री लाइंस लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि हमेशा दो लाइन हमेशा एक प्लेन में ही होते हैं. ठीक है, लेकिन तीसरा लाइन उसी प्लेन में भी हो सकता है या उस प्लेन से अलग किसी प्लेन में भी हो सकता है. जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्लेन है, तो आप देख सकते हैं लाइन 1, 2 और 3 ये तीनों सेम प्लेन में है. लेकिन लाइन 1, 4 एंड 3 दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन. क्यों? ये देखिए, ये एक अलग प्लेन बना रहा है, दिख रहा है, और उसके अलावा ये यहाँ पर एक अलग 4 और 3 का भी एक अलग प्लेन है. तो ये एक पिरामिड टाइप का वो बन फॉर्म हो रहा है. और वो 1, 4 और 3 लाइन they do not lie in the same plane. 1, 4 and 3 they lie in different planes, but 1, 2 and 3 lie in the same plane. तो यहाँ पे एक रूल है, वो ये कहता है कि all of these three lines, incident ray, reflected ray and normal, all of these must lie in the same plane. जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सुंदर एक एक्टिविटी जूनियर क्लासेस में कराया गया था, तो उसका मैंने ये डायग्राम लिया. बहुत सुंदर एक्टिविटी है जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, सच में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दे मस्ट लाई इन द सेम प्लेन. सबसे पहले फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखिए. फर्स्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है. ऑल ऑफ दीज लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, क्योंकि वो कौन सा प्लेन है? प्लेन ऑफ द पेपर है. तो वो तीनों आपको वहां पे दिख रहा है, वो तीनों आप क्लियरली वहां देख सकते हैं. नॉर्मल जो है वो तो ऑब्वियसली उसी पे ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे भी आप देख पा रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे भी देख पा रहे हैं, तीनों सेम प्लेन में है. पूरा एक प्लेन सरफेस बना हुआ है उस पेपर का, प्लेन सरफेस. लेकिन आप सेकंड में देखें तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, ये दोनों ठीक है. ये रिफ्लेक्टेड रे है, वो आधा दिख रहा है और बाकी आधा नहीं दिख रहा है. क्यों? यहाँ पे हमने पेपर को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया, और जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो क्या होगा? वो पार्ट आपको दिखना बंद हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो था वो उसी प्लेन में था, है ना. वो जो रिफ्लेक्टेड रे था वो उसी प्लेन में था, और अगर ये पेपर वो सीधा रहता तो आपको ये रिफ्लेक्टेड रे पूरा पूरा दिखता, जैसा कि इसमें दिख रहा है पूरा पूरा. लेकिन क्योंकि हमने इसको फोल्ड कर दिया तो अब वो रिफ्लेक्टेड रे उस प्लेन में है ही नहीं, तो वो प्लेन ही नीचे आ गया है. अब वो प्लेन नीचे आ गया तो रिफ्लेक्टेड रे तो किसी और प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, एकदम सेम उसी प्लेन में जैसे वो पहले पेपर रखा था उस प्लेन में अभी रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है. लेकिन हमने अपने उस प्लेन को थोड़ा नीचे कर दिया है, तो अब हमको वो नहीं दिखेगा. ठीक है, इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल ऑफ दीज लाई इन द सेम प्लेन. तो दिस इज वन पॉइंट जो कि हमने बात की. सेकेंड बात आते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं. व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या आप ये कह सकते हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों आपस में इक्वल होते हैं. सिंपल है, बहुत सिंपल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे हमने कहा था, ये रिफ्लेक्टेड रे कहा था. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा. ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. अब बात ये आती है, क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड है या केवल मिरर के लिए वैलिड है? तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दे आर वैलिड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. कहीं भी रिफ्लेक्शन हो, किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, रफ सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसी तरह से हमेशा वैलिड होगा. ठीक है, इसका एक स्पेशल केस होता है. वो कौन सा स्पेशल केस है? स्पेशल केस है कि अगर हम लोग लाइट को परपेंडिकुलरली भेज दें या नॉर्मली भेज दें, a ray of light which is incident normally या perpendicularly on the mirror. परपेंडिकुलरली कैसे लाइट इंसिडेंट होगा? ये सपोज हमारे पास मिरर है, ये हमने मिरर ले लिया, और मिरर जब ले ही लिया है तो इसको नीचे से पेंट भी कर देते हैं. ये हमने पेंट कर दिया और इसके बाद हमने इंसिडेंट रे कर दिया. इंसिडेंट कैसे कर रहे हैं? ऐसे एकदम नॉर्मली परपेंडिकुलरली हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं.
ये हो गया इंसिडेंट। अच्छा, अच्छा इसके लिए नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल नाउ। इफ वी ड्रॉ द नॉर्मल, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? एक दूसरा कलर से ड्रॉ करते हैं। अरे नॉर्मल भी तो इसी पे होगा, नॉर्मल भी इसी पे आ गया है। ये क्या कमाल हो गया। अब देखना ध्यान से, एक मिनट, इसको थोड़ा रोटेट वोटेट करा के देखते हैं, रोटेट करा पाते हैं कि नहीं। हाँ देखो, ये देखो इंसिडेंट रे है ना। अब देखना, जैसे हम लोग इसको नॉर्मल की तरफ ले जाते हैं, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीजिंग? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या होगा? रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अभी कितना है देखो, अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, देख लेते हैं एक बार। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या इसको और रोटेट कराएंगे और कम होगा? बिल्कुल, अगर इंसिडेंट रे को हम और रोटेट कराएंगे, है ना, ये तो पूरा ही रोटेट होने की जगह घूमने लगा। ठीक है, तो हमको खाली रोटेट कराना है, ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, केवल रोटेट करा रहे हैं। तो रोटेट करा रहे हैं तो देख रहे हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार कम हो रहा है, लगातार कम, है ना, वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो। अब दोनों लाइन एक साथ कोइंसाइड करके व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ, बता दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है जीरो। सो व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया। तो अच्छा बताओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल आई इज जीरो, दिस इंप्लाइज एंगल आर इज ऑल्सो जीरो। एंगल आई भी जीरो और एंगल आर भी जीरो। तो आर जीरो होगा तो कैसे एंगल बनाएगा? ध्यान से देखना, एक रिफ्लेक्टेड लाइट भी ले लेते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी ले लें, कैसे ले लें? दूसरे कलर का लेते हैं। ये रिफ्लेक्टेड लाइट ले रहे हैं, ठीक है, यहां से ले रहे हैं, ऐसे एक जनरल रिफ्लेक्टेड लाइट दिखा रहे हैं। फिर हम दिखाएंगे एंगल आर जीरो होने का क्या मीनिंग है। ये है जनरल रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर उधर से इंसिडेंट होता तो इधर ही रिफ्लेक्ट होता। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कम हो रहा है, आपको दिख रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिक्रीजिंग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिक्रीजिंग। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन राइट नाउ? अभी जैसे यहाँ पे रखा तो क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और रोटेट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर इसको फर्दर और रोटेट कराया जाए तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और कम होता चला जाएगा, और कम होता चला जाएगा। एंड फाइनली व्हेन यू ब्रिंग इट हियर, सॉरी कोइंसाइड नहीं किया, है ना, लास्ट में झटका दे गया। तो नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीटली कोइंसाइड्स विद द नॉर्मल, और तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो। तो इसे क्या सीखे कि इफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलरली और नॉर्मली, नॉर्मल के लॉन्ग अगर फॉल करेगा, देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही एक स्पेशल केस है। रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड इट रिफ्लेक्ट्स अलोंग द सेम पाथ। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच अ लाइट रे आर जीरो, है ना, इसको लिख लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच अ लाइट रे इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है इतना? करते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। हर तरह के मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, या हर तरह के सरफेस के लिए आप जनरलाइज कर सकते हैं। इन जनरल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल फॉर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसा भी रिफ्लेक्शन होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, कुछ भी हो। तो इसी बात को लेकर हम लोग अगला पार्ट पे आते हैं, वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक आइडिया हम लोग को है थोड़ा सा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर दिस, क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। अब हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है, क्यों लाइट जो है आ तो रहा है सेम डायरेक्शन में, लेकिन जा रहा है किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, लाइट रेज जब पैरेलल लाइट रेज आता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन दिस स्मूथ सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज आर पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन,
through a smooth surface. If reflection occurs at a smooth surface, then if light rays were initially parallel to each other, then finally also after reflection also the light rays will be parallel. This is called regular reflection. But irregular reflection या diffuse reflection क्या है? Light rays come parallel to each other, but they deviate or they reflect in different directions. अब ये different directions में इनका deviation क्यों हो रहा है, उसको हम लोग को समझना है. सबसे पहले एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं. In regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as parallel beam in one direction. Regular reflection में क्या हो रहा है, एक parallel beam of incident light है और वो उसका reflection भी जो हो रहा है वो भी एक parallel beam की तरह हो रहा है. Regular reflection of light occurs from smooth surfaces like a plane mirror or highly polished metal surface. अगर एक highly polished metal surface हो या plane mirror हो तो वहां से कौन सा reflection होता है, ऐसे किसी भी स्मूथ सरफेस से हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है. तो दो पॉइंट हमने पढ़ा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होगा. एग्जांपल क्या है, मिरर हो सकता है या हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो सकता है. दूसरा हमने पढ़ा कि स्मूथ सरफेस से जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है आपस में पैरेलल तो रिफ्लेक्ट भी होगा आपस में पैरेलल. यही दो पॉइंट्स हम अभी तक हमने पढ़े. तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं. इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही इमेज फॉर्म होता है. तो आप कहीं भी अपना इमेज देख पा रहे हैं तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. जैसे स्पून आप ले लीजिए, स्पून पे आप अपना इमेज देख पाते हैं, है ना. या बहुत पॉलिश्ड अगर कोई और स्टील का बर्तन हो तो उसमें भी आप अपना इमेज देख पाते हैं. तो वो क्यों देख पा रहे हैं, वहां रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. आप अपने वॉल पे तो अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं, वॉल से कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है. उसी तरह से आप किसी नदी किनारे जाएं, आप किसी झील के किनारे जाएं, किसी पॉन्ड के किनारे जाएं तो वहां पे जाएंगे आप देखेंगे आप अपना चेहरा देख पाते हैं, सराउंडिंग के ट्रीज का इमेज देख पाते हैं नीचे वाटर में, इफ द वाटर इज स्टिल. तो आप ये इमेज क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो एग्जाम्पल, दैट इज व्हाई वी कैन सी आवर फेस इन अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में देख सकते हैं, पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हैं, एज वेल एज स्टिल वाटर ऑफ द पॉन्ड और लेक. पॉन्ड और लेक के स्टिल वाटर में भी आप अपना इमेज देख पाते हैं. इसका कारण यही है कि ये सब रेगुलर रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं. कॉज क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन? सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम और इक्वल for different rays of light falling on the surface is reflected as a beam of parallel light in one direction only. क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसीलिए जो आता है इन पैरेलल वो आपस में पैरेलल ही चला जाता है. ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. कौन से एंगल, एंगल आई और एंगल आर. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जब होगा तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. ये बात हम लोग को समझ में आया. इसमें एक चीज समझना है हम लोग को कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी होगा, तो वहां पे इंसिडेंट रे पैरेलल होने के बाद भी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल क्यों नहीं होता है. उसका रीजन ये है कि इन सब के लिए जो नॉर्मल हम बनाते हैं वो नॉर्मल आपस में पैरेलल होते हैं. ये सारे लाइट रेज के लिए नॉर्मल जो बना रहे हैं वो पैरेलल है, लेकिन ऐसा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नहीं होता. आप यहाँ पे इस डायग्राम में समझ सकते हैं. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देखिए इंसिडेंट लाइट तो आया पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्ट किसी किसी डायरेक्शन में हो रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे देखिए यहाँ पे सरफेस जो है टेढ़ा है थोड़ा सा, यहाँ पे अलग टाइप से टेढ़ा हो गया, यहाँ 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 अलग टाइप से टेढ़ा हो गया, इसमें सीधा रह गया. तो देखिए अगर इसमें सीधा रह गया तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा. अच्छा, इसमें अगर सेकंड वाले में इससे जस्ट पहले वाले में यहाँ पे देखिए, इस वाले में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नॉर्मल होगा तो ऐसे कुछ भाग जाएगा, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है कि भागा वैसे ही है. उसी तरह से ऐसा है तो ये नॉर्मल हो गया, इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इस तरह से तो नॉर्मल ऐसा होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया लाइट. तो आप देख रहे हैं क्योंकि सरफेस में खुद इरेगुलरिटी है तो उस सरफेस के नॉर्मल उस पॉइंट पे ड्रॉ करना है. अब उस पॉइंट पे जब नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो किसी का नॉर्मल इधर, किसी का नॉर्मल इधर, किसी का नॉर्मल इधर, किसी का नॉर्मल इधर, तो नॉर्मल के हिसाब से ही रिफ्लेक्टेड रे आएगा. देखिए लाइट ऐसे ही आया सब, लेकिन अगर नॉर्मल सोचिए, देखिएगा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. नॉर्मल अगर यहाँ है तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा इधर, ठीक. वही नॉर्मल जो है सेम इंसिडेंट लाइट
अगर नॉर्मल हमारा यहाँ हो गया, नॉर्मल दूसरा कलर से इस बार ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया, इतना बड़ा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस बार अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो इधर चला जाएगा। समझ रहे हैं, जितना यहाँ एंगल है उतना यहाँ एंगल बनाएगा, पहले जितना यहाँ एंगल था उतना ही एंगल यहाँ पे बना रहा था। तो नॉर्मल डिसाइड करता है कि लाइट आया तो सेम डायरेक्शन से, लेकिन नॉर्मल डिसाइड करता है कि लाइट जाएगा किस डायरेक्शन में, और क्योंकि यहाँ पे इरेगुलर सरफेस होने की वजह से नॉर्मल्स अलग अलग डायरेक्शन में है, दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो अब आते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बात कर ही चुके हैं कि लाइट रेज आप आते तो पैरेलल हैं लेकिन रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेज, क्या हो रहा है, डिफरेंट रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है। ये नहीं कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल नहीं रहा, अभी भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, लेकिन पहले रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है क्योंकि नॉर्मल किसी और डायरेक्शन में है, और दूसरे रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है क्योंकि उसके लिए नॉर्मल किसी और डायरेक्शन में है। एंड दैट इज व्हाई हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्टेड रे मिलता है। सो सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेज, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस कॉज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितनी भी चीजें आसपास में देखते हैं, जो पहले हमने बात की है, मिरर को छोड़कर, पॉलिश्ड मेटल सरफेस को छोड़कर, जो भी चीज आपस में आपको दिख रहा है जहां पे आप अपना इमेज नहीं देख पा रहे हैं, दे ऑल कॉज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एंड दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ये सारे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करते हैं, दे स्कैटर लाइट फॉलिंग ऑन देम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और ये बहुत जरूरी है। We can see these objects from all the directions only because they scatter light falling on themselves in all the directions. क्योंकि ये सारे डायरेक्शंस में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप लेफ्ट में खड़े हैं तो भी कुछ लाइट आ रहा है, राइट में खड़े हैं तो भी कुछ लाइट आ रहा है, ईस्ट में खड़े हैं तो भी कुछ लाइट आ रहा है, वेस्ट में खड़े हैं तो भी कुछ लाइट आ रहा है। तो क्योंकि हर एक डायरेक्शन में आपको थोड़ा बहुत लाइट तो आता है, इसलिए आप उसको देख पाते हैं। वहीं आप देखें, अगर आप स्क्रीन को देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन को आप एक पर्टिकुलर एंगल पे देखते हैं तो दिखता है, किसी और डायरेक्शन से देखिएगा तो नहीं दिखता है, या किसी और कलर के दिखने लगते हैं कि कुछ ही कलर वहां तक पहुंच रहे हैं तो अलग ही कलर में दिखने लगता है, नॉर्मल व्यू नहीं रहता है। तो उसका कारण यही है कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन टाइप से लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देता है, इसीलिए आपको एक एंगल से नहीं दिखता है तो बोलते हैं आप थोड़ा सा लैपटॉप को इधर घुमाओ, थोड़ा सा लैपटॉप को इधर घुमाओ, ताकि वो आपको दिखे, है ना। तो ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो ये है, अगर सब कुछ रेगुलर रिफ्लेक्शन करता तो एक एंगल से अच्छा दिखता, दूसरे एंगल से बढ़िया नहीं दिखता, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये समझ लें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी अपने आप में उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब लोग को यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, इसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकलता है, या किसी कोई भी एक चीज जिससे लाइट निकले, या तो खुद का लाइट हो या रिफ्लेक्टेड हो, जैसे बल्ब है उसका खुद का लाइट है, कैंडल है उसका खुद का लाइट है, हम हैं हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, वी आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट फॉलिंग ऑन अस। तो ये दोनों ही कैटेगरी के जो चीज हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो लाइट को किसी भी तरीके से या तो खुद एमिट करते हो या रिफ्लेक्ट करते हो किसी ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। सो वी आवरसेल्व्स आर ऑब्जेक्ट, हम लोग खुद भी ऑब्जेक्ट हैं। हो सकता है कि हम कैंडल सामने रख दें, हो सकता है कि हम एक कोई पिन रख दें, वो सब, या ट्री रख दें, ऑल ऑफ दीज विच एमिट लाइट और विच रिफ्लेक्ट लाइट मे बी टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट, और इनको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट।
आगे जब क्लास 12th में आप आइएगा तो वहां पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग केवल रियल ऑब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है। सेकेंड है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट में भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑल्सो। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लिए, एकदम एक पॉइंट ले लिए तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, रे डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाएंगे एरो के साथ, है ना। ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। In ray diagram, points are objected, point objects are represented as a dot. Already आपको बता चुके हैं. And extended objects are represented by drawing an arrow pointing upwards. ये हम लोग extended object को इस तरह से represent करते हैं in ray diagram. अब ये हो गया ऑब्जेक्ट की चर्चा। ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा, कोई भी चीज जो लाइट एमिट करे या लाइट रिफ्लेक्ट करे वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को एक एरो पॉइंटिंग अपवर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इमेज क्या होता है। इमेज इज ऑप्टिकल अपीयरेंस। अब जैसे हम हैं तो हम रियल हैं, लेकिन जो आपको मोबाइल में हम दिख रहे हैं वो मेरा ऑप्टिकल अपीयरेंस है। मेरा एक्चुअल अपीयरेंस तो मेरे रूम में है, लेकिन जो आपके मोबाइल में हम दिख रहे हैं वो ऑप्टिकल अपीयरेंस है। उसी तरह से मिरर में हम अगर दिखते हैं तो वो मिरर भी आपको एक ऑप्टिकल अपीयरेंस दिख रहा है, मतलब हमारा एक इमेज आपको वहां पे दिखा रहा है। तो ये इमेज कब बनता है? When light rays coming from an object are reflected or refracted, मेरे से लाइट निकला और वो मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और आपको उस मिरर में वो चीज दिखा, मेरा ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखा, तो वो मेरा इमेज हो गया। किसी लेंस से जब वो रिफ्रैक्ट होता है, लेंस रिफ्रैक्ट करता है और मिरर रिफ्लेक्ट करता है, तो लेंस से रिफ्रैक्ट हुआ तो भी अगर आपको हमारा मेरा इमेज दिखा तो वो क्या है, वो मेरा ऑप्टिकल अपीयरेंस है एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, मेरा ही क्यों, किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। जब आपको हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में देख पा रहे हैं तो वो आपका ऑप्टिकल अपीयरेंस है एंड सो ऑन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट एट अ पॉइंट। इमेज कैसे फॉर्म होता है? एन इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कब फॉर्म होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, रिफ्लेक्ट हुआ या रिफ्रैक्ट हुआ और बाद में वो लाइट रेज, अब एक लाइट तो निकला नहीं एक ऑब्जेक्ट से, हजारों लाइट निकला, वो लाइट रेज जहां पे मीट किया वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। सो इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट, या फिर अपीयर टू मीट भी चलेगा। मीट हो या क्या हो, अपीयर टू मीट हो वो भी चलेगा। वो अगर ऐसा करता है लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि इमेज फॉर्म हुआ। इमेज कब फॉर्म हुआ? लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकला, मिरर या लेंस से पास हुआ, मिरर से पास हुआ तो रिफ्लेक्ट हुआ, लेंस से पास हुआ तो रिफ्रैक्ट हुआ, और फिर लाइट रेज रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद या तो मिल जाए या अपीयर टू मीट हो, देन वी से दैट इमेज इज फॉर्म्ड। सो व्हेन इज इमेज फॉर्म्ड? व्हेन लाइट रे comes from an object, strikes a mirror or lens, gets reflected or refracted, meet at a point or appear to meet at a point, then we say that image is formed. अब इमेज के टाइप्स क्या हो सकते हैं? तो इमेज के दो टाइप्स हो सकते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये दो टाइप्स ऑफ इमेज हो सकते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है। जो इमेज आपको सिनेमा के स्क्रीन पे दिखता है वो रियल इमेज, और जो आपको प्लेन मिरर के सामने दिखता है वो क्या है, वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे जिस इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। अब हम लोग बात ही करें कि सिनेमा का स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा रहा है, तो इट मीन्स दैट इट मस्ट बी अ रियल इमेज। और जो आपको मिरर में दिख रहा है वो किधर दिख रहा है? पीछे, मिरर के पीछे। आप मिरर के पीछे क्या स्क्रीन रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो क्या हमारे प्लेन मिरर का जो मेरा इमेज है
या आपका इमेज है, क्या उस पे उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है? नहीं, मिरर के पीछे कुछ भी बनेगा उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए वो वर्चुअल इमेज ही होगा। सो a image which can be obtained on a screen is called real image. For example, the image formed on a cinema screen. A real image is formed. Real image कब form होता है? When light rays coming from an object actually meet. जब light rays किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है और एक्चुअली मीट करता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये रियल इमेज। ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि या तो मीट करे या अपीयर टू मीट हो, तो हम लोग कहेंगे कि इमेज फॉर्म हुआ। लेकिन जब मीट एक्चुअली करेगा तो हम कहेंगे रियल इमेज फॉर्म हुआ, और जब अपीयर टू मीट होगा तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, वो तो अंडरस्टूड है ही। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। And virtual image can only be seen by looking into the mirror or looking into the lens. तो मिरर और लेंस में देखकर ही हम लोग वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं, उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगा? When the light coming from an object only appears to meet at a point when produced backwards but do not actually meet after reflection. अब ये produced backwards का क्या सीन है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि वो प्रोड्यूस बैकवर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपीयर टू मीट हो मतलब वर्चुअल इमेज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, ये तो अंडरस्टूड है ही। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द इमेज ऑफ आवर फेस ऑन अ प्लेन मिरर इज जस्ट अ वर्चुअल इमेज। ये हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अ वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन, एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही है, वास्तव में वहां पे होता नहीं है, इसलिए उसका नाम वर्चुअल होता है। मतलब ये एक मैजिक है, मैजिक। और ऐसा सुन के आपको जरूर ऐसा फील हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो अब हम लोग देखेंगे। देखिएगा ध्यान से, इमेज फॉर्मेशन कराने का क्या आइडिया है वो समझिए। इमेज फॉर्मेशन वहां पे होता है जहां पे लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट कर जाए, या लाइट रेज जहां से डाइवर्ज होते हुए दिखें। रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए यहां से डाइवर्ज होते हुए दिखते हैं तो यहाँ एक इमेज बनता है, या फिर लाइट रेज अगर रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पे मीट कर जाते हैं तो वहां पे इमेज बनता है। तो ये दो तरीका है इमेज बनाने का। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? दो लाइट रेज का यूज करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो एक जगह मीट कर रहे हैं या क्या वो एक जगह से डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं, मतलब वहां पे इमेज बन गया। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक मिरर लिया है और इस मिरर की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग के लिए लिया है उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्योंकि इमेज फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो हम लोग ले लेते हैं एक प्लेन मिरर। तो ये हो गया हम लोग का वो प्लेन मिरर, और ये मिट गया था तो वापस ले लिया हमने, और इसको हम लोग पीछे से यहाँ से पेंट कर देते हैं। ये हमने पेंट कर दिया है मिरर को। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, डॉट। ठीक, ये वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट को सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से लाइट निकलेगा। लाइट के लिए कोई सुंदर सा कलर ले लेते हैं। ठीक है, कलर कौन सा लेंगे? येलो कलर लेते हैं, अच्छा लगेगा लाइट के लिए। और लाइट के इंसिडेंट के लिए हम लोग ऐसा ऐसा लाइट इंसिडेंट कराते हैं। देखिए ये लाइट इंसिडेंट हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये लाइट इंसिडेंट हुआ है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो पक्का करेगा, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग को चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग ले लेते हैं और यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करा देते हैं। ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, लगभग लगभग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप अगर नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल भी बना सकते हैं ताकि आप नॉर्मल दिखा सकें और ये इंश्योर कर सकें हाँ भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लगभग लगभग इक्वल दिख रहा है। तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया। एक रिफ्लेक्शन हमने करा दिया। मान लो कि ये किसी एंगल पे इंसिडेंट हुआ और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, तो ये R1 होगा और I1 R1 इक्वल होंगे। ठीक, लगभग इक्वल दिख भी रहा है डायग्राम में, तो हम लोग का डायग्राम ओके है। चलिए अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग एक और लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं।
एक और लाइट जो रिफ्लेक्ट कराएंगे वो भी येलो ले लेते हैं, सॉरी इंसिडेंट पहले कराएंगे तब रिफ्लेक्ट होगा, तो एक इंसिडेंट करा देते हैं, एक और लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा, है ना, अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसका अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करें तो उसका नॉर्मल कुछ ऐसा हो गया, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत एंगल इधर उधर तो हो ही सकता है। और फाइनली एक रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया हमारे पास यहाँ, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं वो आपको इस डायग्राम में पहले से बना हुआ दिख रहा है ऑलरेडी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इस तरह से बराबर जैसे दिख रहे हैं, कम से कम ये दिख रहा है I2 और ये दिख रहा है R2। ठीक है, I2 R2 हो गया। अब ये दो लाइट रेज हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये लाइट रे और ये लाइट रे कहीं मीट करेगा आगे? नहीं मीट करेगा, है ना। क्लियर दिख रहा है कि दीज टू लाइट रेज आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर। ठीक है, आगे तो नहीं मीट करेगा, डाइवर्जिंग लाइट रेज है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि द रियल इमेज इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय दिस, है ना, यहाँ से रियल इमेज तो कम से कम नहीं बनना है। तो क्या करेंगे फिर, इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर। इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे और सेम लाइन में एक हम लाइन ले लेते हैं और इसको हम एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं आगे। ये सेम लाइन में एकदम सीधा एक्सटेंड कर दिया हमने, कहीं वहां एक्सटेंड हुआ, उसी तरह से एक और हम लोग लाइन ले लेते हैं और इसको भी पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं यहां से, इसी के सीधे में। इसी के सीधे में जब हम एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मीट कर गया मान लो। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आप स्केल से अच्छे से यूज करेंगे तो सही से एकदम बना पाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये जो लाइट बनेगा, एक्चुअली ये जो ये बनेगा, ये डॉटेड हम लोग बनाएंगे, क्योंकि लाइट रे कभी भी वहां पर एक्चुअली गया नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये डॉटेड बनाएंगे इस तरह से, जैसा यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, आप डॉटेड बनाएंगे और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया, है ना। मैंने बना के दिखाया, ये पहले से बना हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना ही हुआ है एकदम उसी तरीके से। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होता है, दो लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं और ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होते हैं, डाइवर्जिंग लाइट रे बनते हैं, और ये कहाँ से अपीयर होता है, यहाँ से आता हुआ अपीयर होता है, तो यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाना चाहता था ताकि आप भी सीख पाए कि कैसे रे डायग्राम हम लोग एक्चुअली में ड्रॉ करते हैं, एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, उधर हो गया इमेज। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि कम से कम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अच्छा, ये वर्चुअल इमेज केवल इस आदमी को दिखेगा जो इन लाइट रेज को आता हुआ देख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आदमी वो लाइट रेज को आता हुआ देख पा रहा है, तभी इसको बस इसको दिखेगा। और कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब वो सच में कहीं पे बन रहा है, जैसा मैंने बताया था आपको। हाँ भाई, तो जो आदमी यहाँ पे देख रहा होगा उसको बस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको आई बना हुआ दिख रहा है, बस उसको वो इमेज दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्क्रीन रख देंगे तो स्क्रीन पे भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज अ वर्चुअल इमेज। सो क्या क्या यहाँ से निकल के आता है पॉइंट, वो देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर, एंड दैट इज व्हाई इट इज ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, सेकेंड कि लाइट रेज शोन बाय द डॉटेड लाइन बिहाइंड द मिरर आर ओनली इमेजिनरी लाइट रेज। ध्यान रखिएगा, ये लाइट रेज जो है वो इमेजिनरी लाइट रे है, ये एक्चुअली में लाइट कभी वहां पे गया ही नहीं। अब इसको समझिए कि क्यों वहां इमेज दिखता है। सोचिए, अगर इस पॉइंट पे इमेज नहीं होता, कोई एक ऑब्जेक्ट ही होता, तो भी लाइट रे तो बिल्कुल वैसे ही आता ना जैसे अभी आ रहा, तो इसको वैसे ही दिखेगा ना जैसे वहां पे है। तो हमको लगेगा वैसा कि वहां पे है, जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो लगता है कि हमारे जैसा कोई और आदमी दूसरा वहां सामने खड़ा है। ठीक है, अब तो सेंस डेवलप हो गया है कि हाँ भाई वो इमेज है। लेकिन एक्चुअली में क्या लग रहा है कि एक सामने दूसरा आदमी खड़ा है, तो बिल्कुल ऐसे जैसे एक आदमी से लाइट रेज आता है उसी तरह से वहां से भी लाइट रेज आ रहा है।
तो ऐसा इस आदमी को ऐसा लग रहा है, जो सामने खड़ा है मिरर के सामने, उसको ऐसा लग रहा है कि हमको एक इमेज दिख रहा है, पर वास्तव में वहां पे कुछ है नहीं, क्योंकि लाइट रेज सिमिलर टाइप से आ रहा है। सो दिस इज सिंपली अ ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, मैंने बताया भी था कि ये वर्चुअल इमेज इज सिंपली अ इल्यूजन। उसी तरह का ये चीज बन रहा है यहाँ पर। सेकेंड बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अगर इमेज फॉर्मेशन करना हो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मैंने साइज को बढ़ाया था तो उसकी वजह से ये लोग थोड़ा इधर हो गए, इसको ठीक करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है उसको समझिएगा। क्या है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता भी दिया था, ऑब्जेक्ट जब हम लोग पढ़े थे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग एक अपराइट एरो से दिखाते हैं। ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, अब हम लोग ले रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में लाइट रे यहाँ से भी निकलेगा, 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 यहाँ से भी, सारे जगह से निकलेगा। तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए? अच्छा, इन जनरल लाइट रेज, कितना लाइट रेज निकलता है किसी ऑब्जेक्ट से? इनफाइनाइट। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए क्योंकि हमें हमें दो ही की जरूरत होती है, या तो दो डाइवर्ज करता हुआ दिख जाए तो इमेज पता चल जाता है, या दो कन्वर्ज करता हुआ दिख जाए तो इमेज पता चल जाता है। इसीलिए हम लोग केवल दो ही लाइट रेज यूज करते हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन, बट मोर देन टू कैन बी यूज्ड। ठीक है, बट वो क्या करेगा, रे डायग्राम को और डिफिकल्ट बनाएगा। सी सच टाइप ऑफ डायग्राम्स आर कॉल्ड रे डायग्राम्स। जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए जो डायग्राम बनाते हैं वो बेसिकली रे डायग्राम कहलाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लेन मिरर है वो किस तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज इसी में मैं समझा देता हूँ, आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए अगर आपने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए, कौन से दो पॉइंट्स, ए और बी, और इनका इमेज बना लिया, तो उसी के बीच में इमेज लाई करेगा, है ना। तो हम लोग हमेशा केवल दो ही पॉइंट का इमेज बनाते हैं। आगे हम लोग जो प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो समझेंगे कि केवल एक पॉइंट का भी इमेज बना लेने से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये हमको पता चल जाता है। लेकिन फॉर नाउ, क्योंकि पहला एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हमारा ये रे डायग्राम होगा, तो हम लोग दोनों ही पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ए और बी दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली। ठीक है, ए का इमेज फॉर्म करना है। ए को मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ए क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वहां उसका इमेज फॉर्म करने के लिए कितने लाइट रेज? दो। यहां से दो लाइट रेज निकला। एक लाइट रे देखिए ये निकला है, सॉरी, ये जो सी पे जाके स्ट्राइक किया, परपेंडिकुलरली मिरर को स्ट्राइक करता है। तो अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली मिरर को स्ट्राइक करता है तो क्या वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा? यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट रे ऐसे गया और उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। तो ये एक इमेज रे हो गया जो ऐसे जा रहा था। ठीक, दूसरा लाइट रे हमने किसी भी डायरेक्शन में ऐसे फेंक दिया तो ऐसे वो रिफ्लेक्ट होके आ गया। तो ये भी डाइवर्ज हो रहा है, देख रहे हैं, ये भी डाइवर्ज हो रहा है, ये भी डाइवर्ज हो रहा है। तो इसको दोनों को एक्सटेंड किए पीछे, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किए, जहां पे मीट किया वो ए का इमेज बन गया और उसको हमने ए डैश नाम दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से देख पाए। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ए का इमेज फॉर्मेशन में कोई डाउट नहीं है। अब बी के इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। बी से भी लाइट निकला, बी से जो लाइट निकला वो भी ऐसे परपेंडिकुलर गया, मिरर को परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया और वापस लौट गया। वापस लौटा तो वो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा है, बोलो हाय, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट लाइट रे ऐसे हमने कहीं भी फेंक दिया और उसके बाद ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए भाग गया। अब बोलो ये दोनों क्या एक दूसरे से कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? डाइवर्जिंग लाइट रेज है, तो पीछे कहीं से डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं। कहाँ से डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं? बी डैश से। तो जहां से डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं वो बी का वर्चुअल इमेज हो गया। ये ए का वर्चुअल इमेज, ये बी का वर्चुअल इमेज, हो गया खत्म, इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ए और ए डैश बी डैश दोनों मिल गया, इस दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, हेंस वी हैव गॉट द वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्चुअल इमेज आराम से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसको एक और तरीके से बनाया जाता है कि बी को एज इट इज बी की जगह पे ले लेते हैं और ए का खाली इमेज फॉर्मेशन बना लो तो भी होता है, वैसे भी बुक में दिया हुआ रहता है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे वो आप कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये इमेज कैसा है। ठीक है, ये इमेज कैसा, इमेज फॉर्मेशन में जो प्लेन मिरर हमने अभी सीखा वो इमेज वास्तव में कैसा है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में आप, ये घूम ही जा रहा है। ठीक,
हाँ, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है उसकी बात करते हैं। तो पहला तो ये वर्चुअल हुआ, वर्चुअल इमेज दिख रहा है सबको, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली नहीं मीट किया, लाइट रेज अपीयर टू मीट हो रहा है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये इरेक्ट भी है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट था और इमेज उसी साइड में बना, मतलब जिधर इस ऑब्जेक्ट का हेड है उधर ही इसका हेड है, जिधर इसका फुट है उधर ही इसका फुट है, तब हम लोग कहेंगे कि ये इरेक्ट इमेज। ठीक। सो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज है, तो हम लोग कहेंगे कि ये इरेक्ट इमेज है। जैसे आपने देखा है कभी स्पून में अगर आप कभी कभी अपना इमेज बनाएंगे तो वो उल्टा दिखता है ना, मतलब आपका हेड ऐसे, वो हेड नीचे चला जाता है ना। तो ऐसा जो इमेज है इसको हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। तो दो तरह के इमेज हो गए, इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज। तो जिधर ऑब्जेक्ट का हेड हो उधर ही इमेज का हेड हो, देन वी से इट इज इरेक्ट इमेज। जिधर ऑब्जेक्ट का हेड हो उसके ऑपोजिट में अगर इमेज का हेड हो तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट बनता है। हम लोग तो डेली देख रहे हैं प्लेन मिरर में, जिधर हमारा सर रहता है उधर ही उसका सर ऊपर ही रहता है, नीचे थोड़ी हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं नीचे भी हो सकता है, तो वो देखेंगे आगे अलग टाइप ऑफ मिरर में, हम लोग वो सब भी देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज जो है इक्वल है, ये प्रूव किया जा सकता है। यस, हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी और ए डैश बी डैश ये दोनों आपस में इक्वल साइज के हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? थोड़ा सा आप सोचिएगा, सिमिलैरिटी से प्रूव किया जा सकता है या कॉन्ग्रुएंसी से। आई थिंक कॉन्ग्रुएंसी ज्यादा बेटर वर्ड है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया जा सकता है। एक बार सोचिएगा, अगर डाउट रहा तो डिस्कस कर देंगे कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो साइज ऑफ इमेज है ऑब्जेक्ट का और साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का हाइट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल होगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है। एट द सेम टाइम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इमेज इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर में है, देखिए ध्यान से, जितनी दूरी में ये ऑब्जेक्ट है मिरर से, ये जो डिस्टेंस है उतना ही दूरी होगा मिरर से इमेज का। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी आगे और पार्ट में आएंगे। लैटरल इन्वर्जन भी इसी का प्रॉपर्टी होता है। तो लैटरल इन्वर्जन पे अब आ जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर आप मिरर को देख रहे होंगे, आप अपना लेफ्ट हैंड शो करिएगा, ठीक है, तो उधर से आपको राइट हैंड शो होगा। ठीक है, और जब मतलब उसको इमेजिन करिएगा तो उसका राइट हैंड दिखेगा। उसी तरह से आप राइट हैंड उठाएंगे तो आपको वो लगेगा कि उसका लेफ्ट हैंड उसने उठाया है। तो ये जो चीज हो जाना है, ये जो उल्टा हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाना ही लैटरल इन्वर्जन है। और उसके कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। आप इस मिरर को देखिए, मतलब इस आदमी को देखिए जिसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है। ठीक है, अब खुद को इमेजिन करिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो ये आपका राइट हैंड दिखेगा। तो इसने उठाया था लेफ्ट हैंड, लेकिन इसका इमेज एक्चुअली में राइट हैंड उठा रहा है। तो ये जो चीज है यही लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रेड है, रेड का लैटरल इन्वर्टेड ऐसा होगा, मिरर इमेज बन गया है वो। ठीक है, ये मिरर इमेज है। उसी तरह से आप जानते हैं एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि आगे से जो बाइक जा रहा हो वो जो साइड व्यू मिरर, बाइक हो कार हो कुछ भी हो, तो वो अपने साइड व्यू मिरर में देखे तो उसको एकदम सीधा सीधा एम्बुलेंस पढ़ सके वो, और वो रास्ता खाली कर सके, है ना। इसके लिए एम्बुलेंस में ये उल्टा लिखा हुआ रहता है, क्लियर दिखने के लिए। हालांकि ऑब्वियसली अगर एम्बुलेंस उल्टा भी आपको दिखाई दे तो समझ में आ जाता है कि एम्बुलेंस, तो साइड तो कर ही देगा। लेकिन हाँ, वो कन्वेंशनली ऐसा सोचा गया तो वो चलता जा रहा है अभी भी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी का एक डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक और चीज है वो भी देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, and left side of the object appears to become the right side of the image. This change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion.
और ये केवल प्लेन मिरर में नहीं होता है, हर तरह के मिरर में होता है। आपको मालूम है कि रियर व्यू मिरर एक्चुअली में कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो वहां पे भी लैटरल इन्वर्जन होता ही है ऑब्वियसली। क्लियर है? तो व्हाई देयर इज अ लैटरल इन्वर्जन, इट इज सिंपली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिधर से इंसिडेंट लाइट होता है उसके ऑपोजिट में रिफ्लेक्टेड लाइट आता है, अगर नॉर्मल को कंसिडर करें तो, एंड दैट इज व्हाई देयर इज lateral inversion. So finally, if we come to the all the characteristic of image formed by a plane mirror, what are the different characteristic? Let's see. The image formed in a plane mirror is a virtual image. ये बात तो डिस्कस कर चुके हैं. And it cannot be received on a screen. That we also know कि virtual image cannot be obtained on screen. Second part करते हैं. The image formed in a plane mirror is erect. ये भी बात कर चुके हैं कि erect होता है. It has same side up as the object. अप और डाउन में इसका सेम साइज होता है, सेम दोनों का अप सेम साइड है, दैट इज व्हाई इट इज इरेक्ट, राइट। नेक्स्ट करते हैं, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, डिस्कस हो चुका है, यस। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यस, ये भी डिस्कस हो चुका है। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड और साइडवेज रिवर्स्ड, दिस हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड। ये एक्चुअली में एक समरी है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर जो हमने पढ़ा है। अगर आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है, तो उसमें आपको ये चारों पांचों प्रॉपर्टीज लिख देना है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या यूज है? सबसे सिंपल और सबसे बेसिक यूज जो हम लोग हमेशा करते हैं, वी यूज प्लेन मिरर टू सी आवरसेल्व्स, ठीक है। जैसे ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ड्रेसिंग टेबल में के सामने एक मिरर, मतलब ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर है वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा बाथरूम में मिरर होता है, वो भी प्लेन मिरर होता है ना। ब्रश करते हैं हम लोग, शेविंग शेविंग भी हम लोग प्लेन मिरर का यूज करके ही करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली शेविंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन घर में अब सबके घर में वही प्लेन मिरर है, तो शेविंग भी प्लेन मिरर देख के ही कर लेते हैं लोग, जो बाथरूम में रहता है वही देख के कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो मतलब लो हम अपना इमेज देखने के लिए यूज करते हैं घर पे, वो प्लेन मिरर है, ठीक है। सेकंड, प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स, ठीक है। कुछ कुछ शॉप्स के इनसाइड वॉल्स में वो मिरर रखे जाते हैं, और बड़े बड़े मिरर रखे जाते हैं, जैसे ज्वेलरी शॉप में, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस तरह के मिरर्स आपको दिखेंगे। उससे क्या होता है? टू मेक देम लुक बिगर, दो चीजें होती हैं वहां पे। एक तो लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर होता है, ठीक है। अगर कोई और सरफेस होगा मिरर की जगह, तो वो लाइट को बहुत सारा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और लाइट रिफ्लेक्ट अगर होता है तो वहां पे ज्वेलरी शॉप में शाइन बढ़ता है, ठीक है। और दैट इज वाई एक तो मिरर को यूज करते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका एक छोटा सा रूम है, उसमें ज्वेलरी शॉप आपने खोला है, या आप बड़ा भी ले रहे हैं तो और बड़ा दिखाना चाहते हैं, है ना, कि कोई अगर एंटर करे तो उसको लगे बहुत बड़ा, बहुत सारा, बहुत बड़ा और बहुत ही लग्जीरियस एकदम ज्वेलरी हाउस खोला गया है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन के तौर पे यूज किया जाता है कि बड़ा बड़े प्लेन मिरर लगा दो, तो उसको लगे कि अच्छा उधर भी है ना, वो जो इतना बड़ा डिस्टेंस इधर दिख रहा है उतना ही उधर भी दिख रहा है, ठीक है। ऐसा उसको लगेगा, ऐसा उसको फील होगा, अच्छा फीलिंग होता है खुद के अंदर, भले वो ऑप्टिकल इल्यूजन ही हो, लेकिन अच्छा फीलिंग होता है। नेक्स्ट है, प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स। आपको ये दिख रहा है इस तरह का, ये बिजी रोड्स के ब्लाइंड टर्न्स पे रहता है, जिसको मतलब ऐसा टर्न हो जहां आप जब टर्न कर रहे हैं खुद बाइक से, तो वो आपको भले नहीं दिख रहा हो, ठीक है, कि मतलब टर्न उधर से कौन आ रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वैसे जगहों पे ये लगा दिया जाता है, ठीक है। ये ब्लाइंड टर्न्स पे लगाया जाता है ताकि आप देख सके कि उधर से कौन आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं इधर से बाइक से जा रहा हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि हाँ उधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं पहले से सावधान हो जाऊंगा। और वो क्या होता है कि इन जनरल वो जो व्यू रहता है वो डायरेक्टली दिख नहीं रहा होता है, बिकॉज ऑफ सम बाउंड्री वॉल और समथिंग लाइक दैट, तो वो नहीं दिख रहा होता है, तो इट बिकम्स एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ठीक है। तो इसलिए ऐसे एरियाज में हम लोग ये प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। यहाँ पे जो मिरर आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर और बेटर ये काम करता है, ठीक है, तो उसको भी यूज किया जाता है, लेकिन इसकी जगह पे प्लेन मिरर भी यूज किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्लाइंड टर्न्स पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर का यूज करते हैं टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ब्लाइंड टर्न्स समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट, प्लेन मिरर्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप्स आप लोगों को पता होगा,
पेरिस्कोप्स बनाने के लिए भी हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। पेरिस्कोप्स में आप देख रहे हैं कि ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर है। लाइट यहाँ से एंटर करेगा, ये इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वो 90 डिग्री से मुड़ जाएगा। 45 डिग्री पे इसको बनाया जाता है, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे फिर 90 डिग्री पे मुड़ जाएगा और ये हम लोग को यहाँ से दिखेगा। तो हम लोग यहाँ नीचे भी हैं तब भी हम ऊपर वाला चीज देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एक यूज है, ये पेरिस्कोप का ही है। लाइट ऐसे एंटर कर रहा है और समवन इज देयर इन सबमरीन, तो वो सबमरीन के अंदर से देख पा रहा है कि अबव द वाटर सरफेस आगे क्या है। जैसे मान लीजिए आइलैंड आने वाला है या आइसबर्ग है, तो वो पहले से सावधान हो जाएगा कि हाँ आगे इस तरह का है, हम लोग को इसके हिसाब से काम करना है। तो ये हमारे लिए पेरिस्कोप का यूज हो गया। पेरिस्कोप बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। हालांकि प्रिज्म का भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो आपको पहला डायग्राम दिख रहा है उसमें प्लेन मिरर का यूज है और दूसरे डायग्राम में प्रिज्म का यूज है। लेकिन प्रिज्म के यूज के बारे में अभी पढ़ना नहीं है हम लोग प्लेन मिरर के यूज के बारे में देख रहे हैं कि प्लेन मिरर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सब। चलिए, हम लोगों ने जितना भी प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा उसमें हम लोग देख रहे थे कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इससे ना बच्चों के मन में ये डाउट रह जाता है या मन में ये मिसकॉन्सेप्शन रह जाता है कि क्या प्लेन मिरर विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, कैन इट एवर फॉर्म अ रियल इमेज? तो यस, इट कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑल्सो। तो रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, उसका एक केस डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो ये हम लोग को सिलेबस में एज सच पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या ओलंपियाड में, एनटीएससी में कहीं भी पूछा जाए तो उसके लिए हम लोग तैयार रहें, ये जरूरी है। और इसीलिए हम लोग ये केस देखने जा रहे हैं। तो चलिए, हम लोग दो लाइट रे ले लेते हैं और वो लाइट रे इस तरह से ले रहे हैं कि वो कन्वर्जिंग लाइट रेज, ठीक है, कन्वर्जिंग लाइट रेज। जैसे एक लाइट रे मान लेते हैं हम लोग, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा आया, ये प्लेन मिरर पे टकरा गया, ये जाता आगे लेकिन गया नहीं, क्यों? प्लेन मिरर बीच में आ गया। एक और लेते हैं, ये दूसरा हमने इंसिडेंट रे ले लिया, ये भी आगे जाने वाला था और ये आगे मीट करने वाला था। अगर डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें तो देखिए, ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता, ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता, एंड देन इट वुड हैव मेट एट दिस पॉइंट, है ना, यहाँ पे इमेज बनता। अब कैसे ऑब्जेक्ट से ऐसे फेंका गया होगा लाइट रे? बहुत सारा कुछ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कराता है। तो कन्वर्ज करता वो वहां जाने वाला था, लेकिन प्लेन मिरर वहां पे बीच में आ गया। तो ये एक्चुअली में इमेज बनने वाला था, जो इमेज ना बन पाया, किसकी वजह से? प्लेन मिरर की वजह से। तो ऐसा जो इमेज जो नहीं बन पाता है किसी मिरर के आने की वजह से, ये वास्तव में इस मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है बोलो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इट वर्क्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर। हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब आप अगर ध्यान से सोचिए कि अगर लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो किधर जाएगा? अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा। अगर यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होता है सेकंड वाले पे, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा। क्या वो किसी जगह मीट कर रहा है? बिल्कुल। लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रहा है क्या? यस। तो इसको हम लोग आई की जगह ओ से दिखा देते हैं। जो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम लोग लिखे हैं उसको हम लोग किससे दिखा दे रहे हैं? ओ से। और यहाँ जो इमेज बना है इसको आई से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि लाइट रेज वहां एक्चुअली मीट कर रहा है। एज यू कैन सी, लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग, सो दिस मस्ट बी अ रियल इमेज। दिस इज अ रियल इमेज, ये रियल इमेज है। तो यस, प्लेन मिरर डू फॉर्म रियल इमेज बट ओनली ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर हमेशा हर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वो क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, आप अगर देखेंगे लाइट रेज इन्फिनिटी से आता है, सन से आता है। अगर आप प्लेन मिरर को सन के रास्ते में रख दें तो आप किसी न किसी स्क्रीन पे, वॉल पे आप सन का इमेज देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? तो वहां पे आप स्क्रीन पे सन को ला पा रहे हैं, किसकी वजह से? प्लेन मिरर की वजह से। क्यों? वहां सन से जो इमेज आ रहा है, सन से जो लाइट रे आ रहा है, वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होके, या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कन्वर्जिंग लाइट रे है। हालांकि इनफाइनाइट से जो लाइट रे आता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, पैरेलल। लेकिन अगर हल्का भी कन्वर्जिंग होगा तो वो किसी एक स्क्रीन पे रखा जा सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, है ना? जो लाइट रे आ रहा है उसके सामने आप क्या करिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस रख दीजिए। अब ये कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो क्या करेगा, लाइट रे को मीट कराएगा। ये तो पक्का आप देखे होंगे, ये तो आपने किया भी होगा, कभी कभी पेपर को जलाने की कोशिश भी आपने की होगी यूजिंग दिस कॉन्वेक्स लेंस। तो वहां पे आपको एक छोटा सा सन दिखता है, तो सन का एक्चुअली इमेज है, वो रियल इमेज है, क्योंकि वो आपके पेपर पे आप वहां पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दीजिए, उससे पहले उसके आगे आप एक क्या करें, एक प्लेन मिरर रख दें। यहाँ प्लेन मिरर रख दें तो आपको दिखेगा इस प्लेन मिरर के सामने में एक्चुअली वो छोटा सा पॉइंट आपको दिख जाएगा। सन का इमेज आप बना पा रहे हैं, यस। यहाँ पे पेपर रख दीजिए, ये भी जलेगा। ठीक है, तो इवन प्लेन मिरर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग रियल इमेज बट ओनली ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना? तो सन एक्चुअली, सन का भले वो नहीं बना पाए क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इस सन का जो इमेज यहाँ बनने वाला था उसको अगर इसने रोक दिया बनने से, तो ये आगे इमेज बना देगा उतनी ही दूरी पे, और वो बन जाएगा रियल इमेज ऑफ सन। ठीक है, डायरेक्ट सन का नहीं बना पाया, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की मदद से जरूर बना पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्पीड ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसके इमेज का स्पीड क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर मूव करना शुरू करे v स्पीड से, तो ये कितने स्पीड से मूव करना शुरू होगा? कोई आंसर कर सकता है क्या इसका? है ना, एनीवन प्लीज आंसर दिस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? v होगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर v होगा। स्पीड पूछा तो v, और अगर वेलोसिटी पूछा तो माइनस v, क्योंकि वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो जो इमेज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस v आंसर होगा वेलोसिटी के टर्म्स में। स्पीड के टर्म्स में बात करें तो वो v रहेगा। क्यों ऐसा है? जबकि हम लोग के दिमाग में बहुत बार सेट रहता है कि 2v होगा, 2v होगा, 2v होगा। क्यों होगा ऐसा, समझते हैं इसको। देखिएगा, अगर किसी टी टाइम, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, तो ये भी t इक्वल टू 0 पे उतनी ही दूरी पे होगा। अब अगर ये x आगे बढ़ता है, x डिस्टेंस आगे बढ़ता है, और उसके दौरान इसको कितना टाइम लग जाए, t टाइम लग जाए, तो ये भी उतने टाइम में x ही तो आगे बढ़ेगा। ये भी उतने टाइम में कितना आगे बढ़ेगा, x आगे बढ़ेगा। तो टी टाइम पे वो भी x आगे रहेगा अपनी जगह से। तो भाई सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो स्पीड तो सेम होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी खाली माइनस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। लेकिन स्पीड तो दोनों का सेम होना चाहिए। तो यस, दोनों का स्पीड सेम होता है। इसका स्पीड v है, इसका स्पीड v है, बस वेलोसिटी बोलेंगे तो माइनस v बोलेंगे। समझ में आया? ये पहला पॉइंट है। जब ऐसा हम कह रहे हैं तो हम बाहर से देख के बोल रहे हैं। पर्सन कोई और है, कोई और आदमी है जिसका इमेज बन रहा है और हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ही यहां पर होते, इफ यू आर द ऑब्जर्वर, तो उस केस में आप खुद को मोशन में मानते ही नहीं है। तब आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तब कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2v। अगर कोई इधर जा रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड से और इधर भी आ रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड से कोई दूसरा आदमी, तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है?
20 है, ये बात तो हम लोग को पहले से पता है, बिल्कुल वही चीज आ रहा है। तो यहाँ पे दो आंसर्स हम लोग लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर केवल पूछा जाए, कोई रिलेटिव वर्ड नहीं यूज किया गया, तो -b, या अगर यही स्पीड पूछा जाता, स्पीड ऑफ इमेज, वो आएगा v। ठीक है, अगर बोला जाए रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर ये बोल दिया जाए तो आप इसका वैल्यू 2v लिख देंगे। तब इसका वैल्यू क्या लिख लेंगे, बोलो 2v, हो गया। ठीक है, 2v क्यों आया समझ में आया, इधर से v इधर से v, तो रिलेटिव वेलोसिटी 2v होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान चीज है, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज था, इतना सबको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ मिरर में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। बिफोर गोइंग इनटू दैट रिलेशन, एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में मैं डालना चाह रहा हूं कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, वो मैंने लिख दिया है, और यहाँ आपको मिरर क्लियरली दिख रहा है, तो क्वेश्चन ये होता है, उठता है कि क्या यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा, विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी फॉर्म्ड, यस और नो। सब लोग आंसर करेंगे प्लीज। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई कंडीशन की बात नहीं होगी कि हाँ भाई लाइट जब फॉल करेगा तो इमेज आएगा। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट उसी को कहते हैं जो लाइट को हर डायरेक्शन में भेजता ही है। ठीक है, तो यहां से भी लाइट जो है वो आएगा मिरर पे, कुछ लाइट रे भाग गया होगा इधर, है ना, कुछ लाइट रे इधर भी तो गया होगा, लेकिन इस लाइट रे की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस लाइट रे की चर्चा कर रहे हैं जो मिरर पे फॉल होगा। तो हर डायरेक्शन में अगर कोई लाइट भेज रहा है तो ऑब्वियसली कुछ लाइट रे तो इस मिरर पे भी भेजेगा। यस, तो हम लोग उसमें से दो लाइट रे सिलेक्ट कर लेते हैं जो हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये मान लो ये दो लाइट रे है जो ऑब्जेक्ट से निकला और मिरर को स्ट्राइक करता है। ठीक है, अब हमको बताना है कि भाई रिफ्लेक्टेड रे किधर होगा और इमेज कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम लोग अब रिफ्लेक्टेड लाइट बना ले, है ना, इंसिडेंट लाइट येलो से हम लोग ले रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो ऐसा कुछ ले लिया। देखिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, लगभग एंगल के बारे में इमेजिन करना है कि हाँ वो इक्वल है। और नेक्स्ट एक और लाइट रे ले लेते हैं यहाँ के लिए, क्या यहाँ भी इमेज मतलब एंगल इक्वल है, हाँ लगभग एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आ नहीं रहा है अपनी जगह पे जहाँ पे इसको आना चाहिए, तो इसको छोटा करके पहुंचा दे, पहुंच गया जगह, इसको भी थोड़ा जगह पे पहुंचा दें, ये आ गया जगह पे। ठीक है, तो ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये एक्चुअली वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। यहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसको इमेज जो है वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है वो दिखेगा। और ये इमेज भी उन सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़े हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे चाहें तो मिरर को एक्सटेंड कर लीजिए, तो मिरर से जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज भी होगा। इसमें भले थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग ने कहीं ना कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग कर लिया होगा। ठीक है, तो ये इमेज बनेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है कि इमेज बनेगा। ठीक है, अब ये सोचिए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही खतरनाक मतलब इम्प्लीकेशन देगा। एक छोटा सा मिरर है, वो यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर पा रहा है, तो यहाँ के ऑब्जेक्ट का क्यों नहीं करेगा, यहाँ के ऑब्जेक्ट का क्यों नहीं करेगा, यहाँ के ऑब्जेक्ट का क्यों नहीं करेगा। मतलब इस मिरर में यूनिवर्स का इधर का जो हिस्सा है सबका इमेज बनेगा। हाँ, ऑब्स्टेकल के कारण लाइट ना आ पाए वो अलग बात, लेकिन थ्योरेटिकली अगर ऑब्स्टेकल नहीं हो, एक क्लियर स्पेस में हम हो और वहां पे हम एक छोटा सा मिरर ले जाएं, तो वो छोटा सा मिरर हाफ ऑफ द यूनिवर्स का इमेज फॉर्म कर रहा है।
ऑब्स्टेकल नहीं हो तो, और पीछे आपका नहीं बन पा रहा, अगर उसको उल्टा करेंगे तो इधर वाले हाफ को इधर बना देंगे। वो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, मतलब जो इमेजिन करना चाहिए कि एक छोटा सा मिरर जो है वो पूरे यूनिवर्स के आधे का हिस्से का कम से कम इमेज तो फॉर्म कर ही दे रहा है। और अगर ऐसा है तो आप कितना भी छोटा मिरर ले लें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भी ज्यादा ले लें, ठीक है, एक मिरर ले ही लेते हैं, ये मिरर हो गया हमारा, एक छोटा सा मिरर लेते हैं और नीचे करते हैं और एक छोटा सा मिरर ले लीजिए, और ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़ा भी है, ऑब्जेक्ट हम लोग ब्लू से ले लेते हैं, ये, अच्छा ये भी ब्लू हो गया, कोई बात नहीं, इसको रेड कर, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि क्या इस केस में इस आदमी का, ये एच हाइट का कोई आदमी है और ये मिरर, क्या इस आदमी का पूरा इमेज ये मिरर फॉर्म करेगा, यस और नो? आप आंसर करिए जल्दी से। चलिए, आंसर आ गया कि इस आदमी का पूरा इमेज ये छोटा सा मिरर फॉर्म कर पाएगा, चाहे वो कितना भी छोटा मिरर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कितना भी छोटा मिरर हो उससे कोई मतलब नहीं है, हाइट पूरा पूरा इमेज बनेगा। तो फिर ये रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ मिरर क्यों पढ़ते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि क्या वो आदमी अपना इमेज खुद देख पाएगा? तो आंसर है नो, हर बार जरूरी नहीं है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि एक मिरर बहुत दूर यहाँ पे लगा है और मैं यहाँ बैठा, मेरे सामने नहीं लगा तो मैं तो अपना इमेज नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत दूर उधर लगा है बगल के वॉल में, ठीक। आप अगर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप मेरा इमेज उस मिरर पे देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ जो रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ मिरर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली है सो दैट द पर्सन इज एबल टू सी हिमसेल्फ, वो अपने आप को देख पाए, ये कंडीशन लगाना है। तो फिर क्या रिलेशन होना चाहिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ मिरर में? ये एच एम और एच ए का रिलेशन हम लोग को निकालना है। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों इस तरह से रखा हुआ है, ठीक, दोनों इस तरह से रखा हुआ है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, मिरर के हाइट को और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग ये देख पाए कि कितने तक का मिरर हमारे काम का मिरर है, जो हमारे लिए यूजफुल है, और बाकी सबको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम ऐसा लगा देते हैं, मिरर पूरा बना दिए। अब देखिए, इसमें हम लोग ये मानेंगे कि इसके हेड पे ही आई है, यहाँ आई है, ठीक है, थोड़ा ही नीचे होता है तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि हेड पे ही आई है, थोड़ा ही डिफरेंस है, पूरा हाइट के मुकाबले ये तो जो फोरहेड का लेंथ है वो बहुत ही कम है, तो वी कैन अज्यूम कि हाइट मतलब जो हेड है वहीं पे इमेज है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन करना। अब देखिए, हेड उसको कब दिखेगा, हेड से लाइट जाए और उसके हेड पे ही आ जाए तो उसको दिख जाएगा हेड, क्योंकि वहीं पे हमने आई मान लिया है उसका। तो हम लोग यहाँ से लाइट रे सेंड करेंगे, ये लाइट रे हमने सेंड कर दिया, थोड़ा अच्छा सेंड नहीं हुआ है, पहले कलर चेंज कर देते हैं इसका और थोड़ा सा पोजीशन को बदल देते हैं, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हो गया। और अब रिफ्लेक्ट भी करा देते हैं लाइट को, और लाइट जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, यहीं से रिफ्लेक्ट होगा और इसी डायरेक्शन में अपोजिट में पहुंच गया, वो दिख गया क्या, उसको हेड दिख गया, हाँ दिख गया, मतलब इससे ऊपर का जो मिरर है वो काम का नहीं, वो नहीं चाहिए हमको, ठीक। अब क्या करें, एक पैर से मिरर लाइट भेजेंगे और वो उसके आंखों तक पहुंचा देंगे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक पैर से लाइट रे भेजते हैं और एग्जैक्टली ऐसा लाइट रे भेजते हैं जो उसकी आंखों तक पहुंचे, ऐसा लाइट रे हमने भेज दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे, ठीक है, इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कराएंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल बी हियर,
ऐसे चला गया, क्या उसको अपना पैर भी दिख गया? बिल्कुल। तो उससे नीचे का जो मिरर है वो भी काम का नहीं है, बस इतना ही मिरर काम का है। अब हम लोग को क्या करना है, इस मिरर का लेंथ कितना है वो देख लेना है बस। बस इसका मिरर लेंथ कितना है वो हम लोग पता कर पाएंगे क्या? बिल्कुल। अगर ये हाइट एचओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो आप यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो आपको मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है नॉर्मल की वजह से। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा। और अगर वो दोनों लेंथ इक्वल है, यानी कि ये जो होगा HO/2 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आदमी अपना खुद का इमेज देखना चाहता है किसी मिरर में, तो कहाँ पे मिरर रखना चाहिए उसको? जहां पे उसका आई है उसके लेवल के आसपास। और कितना हाइट का मिरर रखना चाहिए? उसके हाइट का आधा, मिनिमम। अगर इतने हाइट का मिरर रहा तो वो अपना पूरा इमेज उस मिरर में देख पाएगा। दिस इज द मिनिमम हाइट। HO/2, HO जहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इज मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ mirror for which object can see his own image in the mirror. In the mirror. ठीक है, ये वो मिनिमम हाइट है जिसके लिए ऑब्जेक्ट अपना इमेज मिरर में देख पाएगा। इससे कम हाइट में नहीं देख पाएगा। और वो कहाँ रखा जाना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। ये हाइट ऑफ मिरर भी आप देखें तो H0/2 ही है, लेकिन यहाँ का इमेज तो बेकार है, यहाँ का मिरर हमारे कोई काम का नहीं है। तो मिरर जो है बस इसी यहीं पे होना चाहिए, तभी वो हमारे काम का होगा, वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, यानी ऑब्जेक्ट को अपना इमेज वो दिखा पाएगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है सबको?